अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं। पूरे देश को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, सियासतदानों में जुबानी वार पलटवार भी खूब तेज हो गया है। कांग्रेस अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए चारों पीठों के शंकराचार्यों से राय ली गई। कांग्रेस ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान और धर्मशास्त्र होता है और इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक बता दिया। चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण होना सही है? कांग्रेस का आरोप है कि पंचांग देखकर तारीख का चुनाव नहीं किया गया, बल्कि चुनाव को देखते हुए ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का चुनाव हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी निमंत्रण ठुकराने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा करके सनातन धर्म का अपमान किया है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि राम विरोधियों को निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा सनातन का अपमान किया है। ऐसे लोगों को जो राम जी के विरोधी है, उनको तो पत्रिका भी नहीं देनी चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों जो सनातनी है उनकी भावना को इन लोगों ने सदैव आहत किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा राम मंदिर के काम में रोड़े अटकाती रही है। सनातन विरोधी तो है ही, साथ में इसकी नीति में जो तुष्टीकरण है, कांग्रेस के तुष्टीकरण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हिंदू देवी देवता सनातन का विरोध करना इनके स्वभाव में आ गया है, संस्कार में आ गया है। बीजेपी ने कहा कि पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है, जिससे कांग्रेस परेशान है। इधर कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के फैसले पर कायम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला किया है और इसे बीजेपी की साजिश कहा है। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राम मंदिर को लेकर पार्टी के फैसले से निराश न होने की अपील की। साथ ही खड़गे ने कहा कि लोगों के बीच संदेश दें कि हम सभी धर्म को मानते हैं, सभी को साथ में लेकर चलते हैं। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है। कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहाँ कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती। कांग्रेस का मानना है कि ये पूरा कार्यक्रम बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। कांग्रेस भले ही प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन पार्टी के कई नेता इस फैसले को लेकर अपने ही नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी कांग्रेस को कड़ा जवाब दिया है। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भगवान राम के काम में शामिल होने का निमंत्रण मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। साथ ही प्रमोद कृष्णम ने अपने नेतृत्व को फैसले पर दोबारा विचार करने की नसीहत दी। भगवान के मंदिर का निमंत्रण मिलना परम सौभाग्य का विषय है और हम ये उम्मीद करते हैं कि उस निमंत्रण को स्वीकार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व से मैं अभी भी अपील करता हूँ, अयोध्या की पवित्र भूमि से कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने चारों पीठों के शंकराचार्यों की नाराजगी पर कांग्रेस को जवाब दिया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि कोई भी पीठ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नाराज नहीं है। तीनों शंकराचार्यों ने बाकी
मंदिर के पूर्ण हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया है। दरअसल कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से चारों पीठों के शंकराचार्य नाराज हैं। इधर समाजवादी पार्टी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। आज के माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है वो समाज को बांटने का है, टॉलरेंस का रास्ता नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश को नसीहत दे डाली। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए पश्चाताप करने का बड़ा मौका था। समाजवादी पार्टी को एक मौका था अपने पापों के प्रायश्चित करने का, वो उन्होंने गंवा दिया। दरअसल अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता ही नहीं मिला है। इधर दूसरे सियासी दल भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर वो अपना रुख कायम रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी मंदिर के मसले पर अपने रुख पर कायम है। ओवैसी ने सवालिया अंदाज में पूछा कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता। अब देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो आपके सामने, हम उस स्टैंड से बदले नहीं है। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों के पास ज्ञान की कमी है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इन लोगों को ज्ञान की कमी है, इसीलिए ऐसी बातें लालू जी और सब लोग बोल रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन विपक्ष से मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की बयानबाजी से साधु संतों में भी आक्रोश है। संतों का कहना है कि जिन्होंने राम भक्तों का सीना गोलियों से छलनी करवाया, वो राम की क्या बात करेंगे। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने विपक्ष पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राजू दास ने कहा कि वो तो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा। वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया। वो आज बात कर रहा है जिन्होंने हिंदुओं को भगवा आतंकवाद मढ़ दिया दिग्विजय सिंह ने। इधर महंत रामविलास वेदांती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। अखिलेश के पिता ने गोली चलवाया था, ये लोग भी कुछ उपद्रव करना चाहते हैं, कांग्रेस भी उपद्रव करना चाहती है। दरअसल विपक्षी दल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने तो कार्यक्रम का ही बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में रामलला को भोग लगाने के लिए देसी घी के खास लड्डू बनाए जा रहे हैं। 22 जनवरी को आने वाले राम भक्तों को देवराहा बाबा आश्रम की तरफ से ये लड्डू प्रसाद में दिए जाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार 5 लाख लड्डू बाबा महाकाल की नगरी से अयोध्या भेजेगी। हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले हैं बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में रामलला की प्रतिमा का अलवर के शहद से अभिषेक किया जाएगा। अलवर से 125 किलो शुद्ध शहद अयोध्या भेजा जाएगा। शहद भेजने के लिए विशेष रामरथ तैयार किया जा रहा है, जो कल जगन्नाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रवाना होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। रात के अंधेरे में पूरा शहर जगमगाता नजर आया। महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम की भक्ति में लीन दिखाई दिए। पीएम नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले वो काला राम मंदिर गए, जहां उन्होंने मंदिर में पूरे भक्तिभाव से भगवान राम की पूजा अर्चना की। पीएम ने पहले पुजारी से मिले टीके को अपने मस्तक पर लगाया, फिर हाथ जोड़कर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान के चरणों में पुष्प और अक्षत चढ़ाए और फिर पारंपरिक तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ आरती की। आरती के बाद वहां मौजूद पुजारी ने पीएम को आशीर्वाद के तौर पर एक अंग वस्त्र भी पहनाया।
आरती करने के बाद पीएम ने पूरे मंदिर परिसर की हाथ जोड़कर परिक्रमा की। इस दौरान वहां भगवान शंकर समेत दूसरे देवी देवताओं के मंदिर भी बने थे, जहां फूल चढ़ाकर पीएम ने प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इस मौके पर कालाराम मंदिर से जुड़े लोगों ने पीएम मोदी को अंगवस्त्र पहनाया और फिर उन्हें एक सम्मान पत्र दिया। साथ ही भेंट के तौर पर मंदिर की एक छोटी प्रतिमा और एक तस्वीर भी पीएम को उपहार में दी गई। कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आए। पीएम ने वहां गोदावरी के तट पर जल अनुष्ठान किया और फिर पाठ में भी शामिल हुए, जिसमें मंदिर के परिसर में एक कतार में बैठे पुजारी भगवान राम की स्तुति से जुड़े पाठ कर रहे थे। अयं देशः समश्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि। इस मौके पर वहां हो रहे भजन कीर्तन में पीएम मोदी भी दूसरे भक्तों की तरह मंजीरा बजाते नजर आए। पूजा पाठ के साथ पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में साफ सफाई भी की और देश को स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। पीएम खुद पानी से भरी बाल्टी लेकर पहुंचे और फिर वहां एक पेड़ के नीचे दिखी गंदगी को उन्होंने साफ किया। कालाराम मंदिर भारत में भगवान राम के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका इतिहास भगवान राम के वनवास के समय से जुड़ा बताया जाता है और यही वजह है कि राम भक्त वहां दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। भगवान राम के इस कालाराम मंदिर की देश भर में बड़ी मान्यता है। ये मंदिर नासिक के पंचवटी इलाके में है, जहां वनवास के दौरान भगवान राम रहे थे। मंदिर में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की 2 फीट ऊंची खड़ी प्रतिमाएं हैं, जिन्हें काले पत्थर से बनाया गया है। मंदिर में 14 सीढ़ियां हैं, जो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को दिखाती हैं। मंदिर में 84 खंबे हैं, जो 84 लाख योनियों से जुड़े हैं। इसे वर्ष 1782 में सरदार रंगराव ओढेकर ने एक पुराने लकड़ी के मंदिर की जगह पर बनवाया था। कई सालों तक इस मंदिर के निर्माण का काम चला, जिसमें हर रोज 2000 लोगों को रोजगार मिलता था। मंदिर से निकलने के बाद पीएम मोदी ने विवेकानंद की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए। नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो भी किया। इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां सड़क के दोनों किनारे खड़े नजर आए, जिन्होंने पीएम के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए और जहां से भी पीएम का काफिला गुजरा, वहां भीड़ ने पीएम पर फूलों की जमकर बारिश की। इस दौरान पीएम मोदी ने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए सड़क के दोनों किनारों पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान सड़क पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे संभालना भी प्रशासन के लिए चुनौती बना दिखा। पीएम के स्वागत में वहां कई लोग अलग अलग तरह की वेशभूषा में भी पहुंचे थे, जिसमें कोई भगवान शंकर बना दिखा तो कोई हनुमान, कोई गणेश के रूप में तो कोई नंदी के वेश में और कोई मोर बना दिखाई दिया। इस दौरान सभी लोगों ने संगीत की धुन पर डांस भी किया। वहीं ढोल बजाने वालों की एक मंडली भी नजर आई, जिन्होंने पीएम के स्वागत में जमकर ढोल बजाए। इस रोड शो के दौरान पीएम के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। 16 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 8000 प्रतिभागी और कई टीमें शामिल हुई हैं। इस मौके पर पीएम ने देश की युवा शक्ति की तारीफ की। देश में वो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। इस पीढ़ी का युवा खुलकर कह रहा है, विकास भी और विरासत भी। अपने संबोधन में पीएम ने कालाराम मंदिर में की सफाई का जिक्र करते हुए सभी से देश भर के मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने का आग्रह किया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। इस मौके पर वहां पीएम के स्वागत में डांस, योग समेत कई तरह के कार्यक्रम भी किए गए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 11 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राम मंदिर पर ऑडियो संदेश जारी कर देश की जनता से अपने दिल की बात साझा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने आज से 11 दिन के विशेष अनुष्ठान का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नासिक के पंचवटी धाम से कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं।
पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। इसके तहत पीएम प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व के नियमों का कठोर पालन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अपनी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इस ऑडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किसी को 22 जनवरी के ऐतिहासिक पल का इंतजार है, जिसका साक्षी बनने का मुझे पुण्य अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान को लेकर देश की जनता से आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कहा कि इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए देश का साथ बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से शब्दों में लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद का एक एक शब्द मंत्र के समान है, जो उन्हें आध्यात्मिक शक्ति देगा। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस सपने को पीढ़ियों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, उसके सिद्ध के समय मौजूद रहने का पवित्र अवसर मिल रहा है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इधर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी के विशेष अनुष्ठान के संकल्प से साधु संत भी काफी खुश हैं। अयोध्या के संतों का कहना है कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के नियमों को जानते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ, अनुष्ठान और व्रत रखना बेहद जरूरी होता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के मुख्य यजमान हैं, इसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान और व्रत रहना ही बहुत ज़रूरी होता है यजमान के लिए, और सारी नियम को जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे साधु संतों का भी ये कहना है कि ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। धर्मगुरु महंत अवधेश दास ने कहा कि प्रधानमंत्री देश हित में काम कर रहे हैं। जो सनातन का डिमडिम घोष अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी सूत्र को पकड़ करके सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया है। निश्चित बात है, उनका चिंतन अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष अनुष्ठान नासिक के पंचवटी से शुरू किया है। ये वही पंचवटी है जहां भगवान श्री राम ने काफी वक्त बिताया था। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया है। एक पत्रिका के साथ चर्चा में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि हमें पता था कि राम मंदिर की यात्रा आंदोलन का रूप लेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी रथ यात्रा में सहायक थे और पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ रहे। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि वो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने को आतुर हैं। अपने संदेश में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में अटल जी की कमी खलेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी ने पूरे 2 महीने तक राम उत्सव मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान मध्य प्रदेश से हर वर्ग के लोगों को राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश से अयोध्या के लिए श्रद्धा एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। श्रद्धा एक्सप्रेस में हर श्रद्धालु को आने जाने के लिए 1500 रुपए किराया चुकाना होगा और आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं के किराए का इंतजाम बीजेपी करेगी। श्रद्धालुओं की लिस्ट तैयार करने के लिए पूरे राज्य में 7 क्लस्टर बनाए गए हैं। 2 महीने चलने वाले राम उत्सव के दौरान हर लोकसभा से 6000 लोगों को अयोध्या भेजा जाएगा। श्रद्धा एक्सप्रेस से श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजने का काम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद शुरू होगा। राम आएंगे, हम दीप जलाएंगे।
इसके लिए 22 जनवरी को अयोध्या के साथ उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी। साथ ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाने के लिए 50 जगहों पर डिजिटल बोर्ड लगाने का फैसला भी लिया गया है। एक वो दिन जब भगवान राम वनवास से वापस आए थे और एक 22 जनवरी का दिन होगा जब रामलला अपने महल में वापसी करेंगे। इन दोनों ही दिनों का नजारा एक जैसा ही होने वाला है। जिस तरह दीपावली के दिन सरयू के तट दियों से जगमगाते थे, अब वही रोशनी 22 जनवरी को भी देखने को मिलेगी। अयोध्या के साथ यूपी के हर शहर में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इन दीपों को राम ज्योति का नाम दिया गया है। यूपी सरकार के एक निर्देश में कहा गया है कि 22 जनवरी को शाम के वक्त हर घाट और मंदिर में राम दीपोत्सव मनाया जाए। इसके साथ घर, दुकान और अलग अलग संस्थानों में भी दीप जलाने की अपील की गई है। सभी सरकारी ऑफिस, स्कूल और कॉलेजों को सजाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दीपोत्सव के साथ आतिशबाजी भी होने वाली है। इसके लिए यूपी सरकार ग्रीन पटाखों को बढ़ावा दे रही है। 22 तारीख से पहले ही उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भी कई तरह की पाबंदियां लग जाएंगी। 20 तारीख से अयोध्या में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लग जाएगी। सिर्फ उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जो या तो अयोध्या के निवासी हैं या फिर जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण मिला है। इसके अलावा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे। सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हर जगह राममय माहौल होगा। सरकारी दफ्तरों के साथ स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर सजावट होगी। सुविधाओं की बात करें तो 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर 10,000 लोगों के पहुंचाने के लिए 200 बसें और पिंक ऑटोज को लगाया जाएगा। फिर 22 तारीख के बाद अयोध्या आने वालों के लिए 933 बसें शुरू होंगी। इसके साथ 100 इलेक्ट्रिक बस और ई-रिक्शा भी चलेंगे। सुरक्षा पर भी नई जानकारियां मिली है। जानकारी मिली है कि अयोध्या में 8 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात होंगे। इसके साथ 1,500 CCTV कैमरों के जरिए ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी किया जाएगा। मंदिर के आसपास 10,715 जगहों पर AI से लैस कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कर्नाटक में कई नए चेहरे उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मौजूदा 25 में से 11 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद सदानंद गौड़ा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक कल होगी। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे होने वाली इस वर्चुअल मीटिंग में सभी नेता आगे की योजना तैयार करेंगे। आम आदमी पार्टी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता को निर्विरोध जीत मिली। निर्विरोध चुने जाने के बाद तीनों नेताओं को रिटर्निंग ऑफिसर आशीष कुंद्रा ने प्रमाण पत्र दिया। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले नागरिक समाज संगठनों और जन आंदोलनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी। विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे की लड़ाई में उलझा है और बीजेपी एक के बाद एक लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़े फैसले लेने में जुटी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार कर्नाटक बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी कई नए चेहरों को उतार सकती है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक से मौजूदा 25 सांसदों में से 11 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। इनमें कई ऐसे भी सांसद शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग वजहों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा और शिव कुमार उदासी ने निजी कारणों के चलते चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, जबकि अनंत हेगड़े ने खराब तबीयत की दलील देते हुए चुनाव से दूरी बना ली है। वहीं पार्टी ने यह भी तय कर लिया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा। यह भी बताया जा रहा है कि 3 से अधिक बार सांसद रह चुके नेताओं की जगह इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कुछ नेताओं को अपवाद के तौर पर 70 साल की उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। लाल सागर में युद्ध का एक और मोर्चा खुलता नजर आया। फिलिस्तीनियों के समर्थन में व्यापारिक जहाजों को निशाने बनाने वाले हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने धावा बोल दिया और रात के वक्त दोनों देशों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जमकर बमबारी की। जानकारी के मुताबिक टॉमहॉक मिसाइलों और टाइफून जैसे लड़ाकू विमानों से हमला कर उसके लॉजिस्टिक हब, वायु रक्षा प्रणाली और हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ पहली बार इस तरह की कार्रवाई की। ये कार्रवाई हूती विद्रोहियों के उस हमले के बाद की गई जिसमें उसने मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया था।
इन हमलों के बाद हूती विद्रोहियों के खिलाफ चेतावनी भी जारी की गई थी। अमेरिका ने कहा था कि लाल सागर में अगर मालवाहक जहाजों को हूती विद्रोहियों ने टारगेट किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी यमन के हूती विद्रोही नहीं माने, लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। बताया गया कि इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड की फौजों ने भी हिस्सा लिया। जबकि अमेरिका एयरफोर्स के हवाले से बीबीसी ने दावा किया कि हमले 16 जगहों के 60 टारगेट्स पर किए गए। हमले यमन की राजधानी सना, सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदेइदा प्रांत में हुए, जिसमें हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ। हूती विद्रोहियों ने भी हमलों की पुष्टि की। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन पर हमला करके बड़ी मूर्खता की है। अमेरिका और इंग्लैंड जल्द ही समझ जाएंगे कि यमन पर सीधा हमला उनके इतिहास की सबसे बड़ी मूर्खता थी। अमेरिका, इंग्लैंड और इजरायल की क्रूरता का जवाब दिया जा रहा है और अब लाल सागर में एक बड़ी लड़ाई छिड़ रही है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। वो इजरायल से बदला लेने के लिए लाल सागर के अहम व्यापारिक मार्ग को बाधित कर देना चाहते हैं। हूती विद्रोहियों ने 11 जनवरी को भी एक हमला किया था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये अदन की खाड़ी में शिपिंग पर 19 नवंबर के बाद से अब तक किया गया 27वां बड़ा हमला था। लिहाजा लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए कई देश एकजुट हो गए। यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने मिलकर ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया और इसी ऑपरेशन के तहत हूती विद्रोहियों के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इन देशों की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर हूती विद्रोहियों के हमले अब भी नहीं रुके तो उसके खिलाफ इससे भी बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को सीधी चेतावनी जारी की। लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों से परेशान अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को मिट्टी में मिला देने की कसम खाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हूती विद्रोहियों के हमलों के चलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अपने लोगों और शिपिंग रूट को बचाने के लिए मैं और कड़े आदेश देने से पीछे नहीं हटूंगा। वहीं ब्रिटेन की तरफ से बयान आया कि एयर स्ट्राइक के विस्तृत परिणामों का आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती संकेत हैं कि मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने की हूतियों की क्षमता को इससे झटका लगा है। साथ ही समुद्री मार्गों की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता भी मजबूत होती है। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका की इस आक्रामकता से यमन के हूती विद्रोहियों के साथ ईरान भी बौखला उठा। अब आप सोच रहे होंगे कि यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन से ईरान को आखिर क्यों इतना बुरा लग रहा है। दरअसल वो ईरान ही है जो हूती विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराता है। ईरान हूती विद्रोहियों के लिए उन्नत मिसाइल तकनीक के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों के पास ऐसी काफी मिसाइलों की पहचान की गई है जो ईरान में बनी हैं। इनमें बुरकान सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें, कुद्स 1 क्रूज मिसाइल, अल मंदब 1 एंटी शिप मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली सैयद 2 सी मिसाइल शामिल हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास जो ड्रोन है वो भी उन्हें ईरान ने ही दिए हैं। ये ड्रोन्स बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में आसानी से जमा किए जा सकते हैं और एक से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब यहाँ एक और सवाल उठता है और वो ये कि ईरान हूती विद्रोहियों का साथ क्यों दे रहा है। दरअसल हूती विद्रोहियों और ईरान के बीच मजहबी और वैचारिक समानताएं हैं। हूती विद्रोही शिया जैदी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये यमन में एक हथियारबंद समूह है जिसका गठन 1990 में हुआ था। हुसैन अल हूती के नाम पर बना ये संगठन अमेरिका इजरायल को दुश्मन मानता है। हूती ईरान की ही तरह हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं। यमन में राजनीतिक रूप से मजबूत हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने यह संगठन बनाया है। साल 2004 में यमन सैनिकों ने हुसैन को मार डाला था, जिसके बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने संगठन की बागडोर संभाली है। लाल सागर में गहराते संकट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की है। यही नहीं, भारतीय नौसेना भी सतर्क हो गई और अरब सागर में चौकसी बढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों की तादाद 12 से ज्यादा हो गई, जिनमें 5 बड़े जंगी जहाज या कहें डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। 5 जनवरी को व्यापारिक जहाज लीला नॉरफॉक को समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई को भेजा गया था, जिसे हूती संकट गहराने के बाद ही अरब सागर में तैनात किया गया था। INS चेन्नई के अलावा इसी क्षमता के INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS मोरमुगाओ और INS विशाखापट्टनम को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। ये 5 स्वदेशी जंगी जहाज हैं, जिनमें किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बराक मिसाइल तैनात है। साथ ही 450 किलोमीटर तक जमीन पर या बड़े जंगी जहाज पर हमला करने वाली स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हैं।
डिस्ट्रॉयर्स के अलावा गश्त करने वाले जंगी जहाज, मिसाइलों से हमला करने वाली मिसाइल बोट्स और ताकतवर फ्रिगेट्स भी तैनात किए गए हैं। निगरानी के लिए टोही विमान P-8I और प्रीडेटर ड्रोन तैनात किए गए हैं, जो पूरे अरब सागर पर दिन रात मंडरा रहे हैं और अपने कंट्रोल रूम पर लाइव तस्वीरें और वीडियोस भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर हालात और बिगड़े तो नौसेना दूसरे जंगी जहाजों को भी अरब सागर भेजेगी। भारत ने अरब सागर में चौकसी बढ़ा दी है, तो इसकी वजह भी है। दरअसल अरब सागर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। यहीं से लाल सागर के रास्ते सुएज नहर से होकर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला समुद्री मार्ग जाता है। भारत सुएज नहर के रास्ते यूरोप को खाने पीने का सामान, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान निर्यात करता है। लेकिन हूती विद्रोहियों पर हमले के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज ब्रेंट क्रूड का भाव 2.1% बढ़कर $79 प्रति बैरल से अधिक हो गया है। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि मिडिल ईस्ट में समस्याओं के कारण कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है और अगर हूती संकट की वजह से इसे नए रास्ते से लाना पड़ा तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। रूस ने 2021 में कच्चे तेल पर दी जाने वाली छूट को काफी हद तक कम कर दिया है। ऐसे में अगर दूसरे देशों से आने वाला कच्चा तेल भी महंगा हो गया तो देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका व्यापक असर होगा। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि हूती संकट का व्यापार पर कोई असर नहीं होगा। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है। IPS दीपेंद्र पाठक को स्पेशल CP सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं रविंद्र सिंह यादव को स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया। DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये टेस्ट सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। DRDO ने बताया कि इस टेस्ट के दौरान नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। इसरो भारत अमेरिका के पहले संयुक्त सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग की तैयारियों में जुट गया है। निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये सैटेलाइट पूरी दुनिया पर नजर रखते हुए आने वाले प्राकृतिक खतरों की जानकारी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को एक बड़ी सौगात दी। मुंबई में पीएम ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा, जिससे 2 घंटे का सफर 20 मिनट में पूरा होगा। साथ ही मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2016 में इस पुल का शिलान्यास किया था और इसके बनने के बाद आज पीएम ने ही इसका उद्घाटन भी किया। अटल सेतु देश का सबसे लंबा पुल है, जिसे बनाने में 17,840 करोड़ से अधिक की लागत आई। इस मौके पर जब पीएम पुल पर पहुंचे तो वहां से आसपास का नजारा और पुल की भव्यता देखकर वो भी बेहद खुश नजर आए। अटल सेतु के जरिए लोगों के सफर को आसान बनाने वाले इस अटल सेतु के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी को भी देखा। इस दौरान पीएम मोदी ने अटल सेतु के मॉडल के जरिए वहाँ मौजूद अधिकारियों से समझा कि पुल कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। अटल सेतु के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की एक खास तस्वीर भी सामने आई। देश के सबसे लंबे पुल की भव्यता और उसके आसपास का नजारा देखने के लिए पीएम मोदी कुछ दूर तक इस पुल पर पैदल भी चले। इस मौके पर पुल की बनावट और उसकी मजबूती को पीएम ने देखा। साथ ही 6 लेन के इस पुल के दोनों किनारों तक प्रधानमंत्री चल कर गए। ये अटल सेतु मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। साथ ही मुंबई और नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सफर भी आसान कर देगा। ये अटल सेतु पानी और जमीन दोनों के ऊपर बना हुआ है। 21.8 किलोमीटर लंबे इस पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। 6 लेन वाले इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है, जिसमें दोनों तरफ 3-3 लेन में गाड़ियां चलेंगी। साथ ही आपात स्थिति के लिए दोनों तरफ एक इमरजेंसी लेन भी है। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। फिलहाल पुल से रोज करीब 50,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान है। पुल का एक तरफ का टोल 250 रुपए तय किया गया है, तो वहीं दोनों तरफ का टोल 375 रुपए होगा। पुल पर निगरानी के लिए 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुल पर मोटरसाइकिल, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो और ट्रैक्टर्स नहीं चलेंगे। पुल पर 4 व्हीलर, मिनी बस और कारों को चलने की इजाजत होगी, जिसकी अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।
महात्मा गांधी शायद देश की इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जो आजादी के बाद भी उतने ही चर्चित रहे जितने चर्चित अंग्रेजी हुकूमत के दौरान थे। आज तक उनके जीवन के अलग अलग आयामों को समझते हुए किताबें लिखी जा रही हैं। महात्मा गांधी पर ऐसी ही एक किताब को पत्रकार और लेखक एमजे अकबर ने शक्ल दी है, जिसे आज लॉन्च किया गया। आधुनिक इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए महात्मा गांधी खुद एक शोध का विषय बनकर उभरते हैं। बीजेपी नेता एमजे अकबर की नई किताब गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स में भी जननेता महात्मा गांधी के जीवन का ऐसा ही शोध है, जिसे आज लॉन्च किया गया। इस दौरान वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। एमजे अकबर ने अपनी किताब गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम को 3 आंदोलनों में बांटा है। उनका न्यू जो था, जो फाउंडेशनल बिलीफ था, वो ये था कि अंग्रेज हमारे ऊपर हमला करके कैसे जीता। इसलिए नहीं कि अंग्रेज मजबूत था, इसलिए कि हम कमज़ोर थे। तो उनकी जो पूरी जो एक कैंपेन, तीनों कैंपेन की जो इच्छा थी, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था पहले देश को और देशवासी को मजबूत करो, और मजबूत अपने आत्मनिर्भरता से होगा, किसी और के कहने से नहीं। महात्मा गांधी भारत के बंटवारे के मुखर विरोधी थे। इस किताब में महात्मा गांधी के उस व्यक्तित्व को जगह दी गई है जिसमें वो एक तरफ खुद के हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो वहीं मुसलमानों की अलग राष्ट्र की मांग पर उन्हें आईना भी दिखाते हैं। किताब के लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, जिन्होंने गांधी के हिंदूवाद का जिक्र किया। गांधी जी's commitment to Hindu ideals shaped his philosophy and approach. As early as 1921, writing in Young India, Gandhi said, "I call myself a Sanatani Hindu," which refers to an unbroken and timeless Indian tradition. हालांकि 1947 के बंटवारे को लेकर भी महात्मा गांधी की भूमिका पर अब तक सवाल उठते रहे हैं। गांधी जी को कहना या गांधी को कहना कि पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे, ये सिर्फ अन्याय नहीं है, बहुत बड़ा पाप है, ऐतिहासिक पाप है। उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, एकता के लिए अपने सब कुछ दे दिया। तो ऐसे व्यक्ति को ये कहना जो कहते हैं वो सिर्फ गलत ही नहीं है, वो षड्यंत्र करते हैं। मतभेदों के बीच मनभेद से बचकर महात्मा गांधी किस तरह आजादी के संग्राम को अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों तक ले गए, ये एमजे अकबर ने अपनी किताब गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स में साफ गोई से लिखा है। पूर्व पत्रकार एमजे अकबर पहले भी आजादी के बाद के बदलते भारत से लेकर पराधीन भारत के समय के संवेदनशील मुद्दों पर कई किताबें लिख चुके हैं, जिनमें किताब गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम भी एक है। जी न्यूज़।